पत्रकार हूँ मैं जाता हूँ नुक्कड़ गली गली, लाता हूँ खबर घटना जो हो चली, जनता तक पहुँचाने सच की तली। मैं जाता हूँ नुक्कड़ साहब गली गली। मेरा नाम भी है लेकिन करते लोग मुझे बदनाम भी है, क्योंकि मैं करता खुलासा सरेआम भी हूँ। निर्भीक निष्पक्ष लिखता हूँ, कलम पर अपनी अडिग हूँ मैं। कर्तव्य पथ पर सजग हूँ मैं, जी हाँ साहब पत्रकार हूँ मैं। और इसलिए ऐसे ही कई सवाल उठते हैं लोगों के मन में एक पत्रकार को लेकर, और जब सवाल जनता के उठते हैं तो पत्रकार सिर्फ यही कहता है कि हजार सवाल है मन में, फिर भी सब्र रखते हैं हम। खुद से अक्सर बेखबर रहते हैं, फिर भी दुनिया की हर खबर रखते हैं हम। कलम की नोक पर समाज की सच्चाई लिखते हैं हम। पत्रकार हैं हम साहब, देश की सच्चाई अपनी कलम से लिखते हैं। और ऐसा ही होता है एक सच्चा निर्भीक पत्रकार। और अगर साथ में वो शिक्षाविद भी हो तो व्यक्तित्व में चार चांद लग ही जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी की, जो कि एक पत्रकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और वर्तमान में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप उन्हें अनेक मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया में भी देख सकते हैं। और फिलहाल ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी केरल में ही हुई और उसके बाद ये दिल्ली चले आए और फिर हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, और वहाँ जिस मकसद से गए उसमें सफलतापूर्वक कार्य करके पुनः दिल्ली लौट आए और फिर शुरू हुआ पत्रकारिता में कदम रखने का सफर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में चीफ पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट रहे। उसके बाद उन्होंने अपना सफर डीडी न्यूज के साथ शुरू किया और यहाँ पर वो सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रहे। उसके बाद हमारे भारत देश का सबसे बड़ा संस्थान जो कि मीडिया का माना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां पर डायरेक्टर जनरल के पद पर रहकर अनेक प्रकार के इनोवेशन किए। और उसके बाद कई मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड संस्थाओं से जुड़े। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और साथ ही साथ वो डीन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में, और फिर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में वाइस चांसलर के पद पर कार्य करते हुए अनेक प्रकार के इनोवेशन किए। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो अभी केजी सुरेश जी इंडियन कम्युनिकेशन कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद पर पदस्थ हैं। इतना टैलेंट होने के बाद भी सादा जीवन, उच्च विचार, व्यक्तित्व ऐसा कि आप एक बार मिलने तो बार बार मिलने का मन करे और बहुत कुछ सीखने का मन करे। व्यक्तिगत लाइफ में उनकी धर्मपत्नी मंजुलता जी और सौभाग्यशाली बेटियां हैं। खास बात यह है कि एक बेटी भी मीडिया लाइन में कदम रख चुकी है। प्रकृति, पर्यावरण और सनातन से खास प्रेम है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम आधुनिक हो चले हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो हमें पारंपरिक वस्त्र की क्या जरूरत। वहीं अगर देखा जाए प्रोफेसर केजी सुरेश जी और उनकी फैमिली को, तो अक्सर पारंपरिक परिवेश में ही उत्सव, त्योहार, पूजन अर्चन करते दिखाई देते हैं। इतने सारे पद मिलने के बाद भी छात्रों के बीच में उनको रहना ज्यादा पसंद है। उनको सीख देना और साथ ही साथ मीडिया की नई पौध और शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल तक मीडिया को पहुंचाने का काम प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भोपाल में आए जब चारों तरफ हाहाकार मचा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। कोरोना का समय चल रहा था और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की एक जिम्मेदारी कंधों पर थी और एक के बाद एक वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद कई ब्रांचेस खोली और उसके बाद वहां पर जो स्टाफ रहता है, जो प्रोफेसर्स रहते हैं, उनके लिए एक तरीके से आशियाने का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सर ने 16 सितंबर 2020 को विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। सर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि सर एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, और सर के साथ काम करने में ये अनुभव आया कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन हंस के मुस्कुरा के भी हो सकता है।
उसकी सर जीती जागती मिसाल है। विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी ने ऐसे माहौल में जब लोग चेहरे पर मास्क लगाते थे, ना सिर्फ कक्षाएं चलाईं सैद्धांतिक, बल्कि प्रायोगिक प्रैक्टिकल्स को भी खूब होने दिया। मीडिया न्यूज़ रूम उन्होंने तैयार करवाए, टीचर्स को उन्होंने मोबाइल पर गूगल क्लासरूम और अन्य प्लेटफॉर्म पर कक्षाएं लेने का अनुरोध किया। कुछ शिक्षक इसमें असहज थे, उनको भी उन्होंने विशेष प्रशिक्षण देकर ये करवाया। एक साहसिक दृष्टिकोण के साथ प्रोफेसर सुरेश ने विश्वविद्यालय को अपने अत्याधुनिक नए परिसर में निर्बाध परिवर्तन की योजना बनाई और सफलतापूर्ण तरीके से उसे कार्यान्वित भी किया। इसी तरह रीवा में भी सर्व सुविधा युक्त कैंपस में स्थानांतरण किया गया। यह सिर्फ एक भौतिक बदलाव नहीं था, यह एक शैक्षणिक परिदृश्य का परिवर्तन भी था। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी शिफ्टिंग की। ये परिसर जो हमारा तैयार हो गया था, उसको अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय को व्यवस्थित ढंग से नए परिसर में स्थानांतरित करना, जिससे हमारी पढ़ाई भी बाधित ना हो और हम सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर सकें। उन्होंने टास्क दिया कि 26 जनवरी को मुझे नवीन परिसर के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में झंडा वंदन करना है। आधारभूत संरचना के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वहाँ स्थापित नहीं हुए थे और समय मुश्किल से 5 या 10 दिन का ही बचा था। ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य को हमने पूर्ण किया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ऐसा विजनरी लीडर जिसने हमको हर समय मदद की और ऐसी प्रोत्साहन दिया जिससे हम उस काम को पूर्ण कर पाए। कई प्रकार के नए नए कोर्सेस स्टार्ट किए, समय समय पर अनेक प्रतियोगिताएं, साथ ही साथ गेस्ट लेक्चर, पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों के भविष्य में काम आने वाली अनेक प्रकार की गतिविधियां उन्होंने कराई। दिल्ली, मुंबई से बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया, फिल्म और मनोरंजन के साथ थिएटर की भी जानकारी दी, उसकी बारीकियों से रूबरू कराया। मतलब ये कि लीक से हटकर सारे कार्य किए। आज के डिजिटल युग में पारंपरिक पत्रकारिता के साथ साथ नए नए इनोवेशन, नित नए परिवर्तन, प्रैक्टिकल के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से और साथ ही यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार से शिक्षित करने के लिए कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने किए। साथ ही छोटे आंचलिक गांव, कस्बे में रहने वाले लोगों को पत्रकारिता के प्रति जागरूक किया। साथ ही उनके लिए पत्रकारिता को सुगम, सरल और एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके मीडिया की लाइन में, पत्रकारिता की लाइन में अपना भविष्य संवार सके। वाकई में प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है, क्योंकि आज के समय में जहां यूनिवर्सिटीज आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में वो पुराने बाबा आदम के जमाने की पत्रकारिता की पढ़ाई कराते हैं और जब एक पत्रकार अपनी स्टडी करके निकलता है तो उसे प्रैक्टिकल करना होता है और इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, ताकि वहां का स्टूडेंट जब कहीं किसी संस्थान में जाए तो वो पूरे तरीके से तैयार हो, अपडेट हो और वो मास्टर ऑफ ऑल हो। मतलब ये कि उसको लिखना भी आता हो, उसको पढ़ना भी आता हो, उसको अपनी चीजें एक्सप्रेस करना भी आता हो, उसको टेक्निकल जो है फील्ड उसके बारे में भी पूरी जानकारी हो। सारी चीजों को उन्होंने पिरो के एक माला बनाई और उसके बाद अपने छात्रों के लिए उसे सौंप दी। और ये भी खास बात है कि पत्रकार होने के साथ साथ के.जी. सुरेश जी एक शिक्षाविद भी हैं और इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक बड़ी संख्या में पुस्तकों का उपहार प्रदान किया। आज के.जी. सुरेश जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के छात्र के.जी. सुरेश जी को प्रोफेसर नहीं गुरुजी कहते हैं और ये तब होता है जब एक पत्रकार धरातल से जुड़ा होता है और पत्रकारिता के साथ साथ एक अच्छा इंसान होता है और अपने छात्रों के लिए वो एज अ टीचर या प्रोफेसर न होकर गुरु होता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो छात्रों को, अपने शिष्यों को सद्मार्ग की ओर ले जाता है। ये सबसे अहम बात है। के.जी. सुरेश जी ने चाहे रेडियो के माध्यम हो, चाहे टीवी के माध्यम हो, चाहे पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, अपने छात्रों को हर
सुविधा की जानकारी दी और साथ ही साथ वो स्वयं भी एक्टिव रहे और अपने बच्चों को भी उन्होंने एक्टिव किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत और विश्व भर में व्यापक रूप से यात्रा की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में अनेक प्रकार के इनोवेशन के बारे में लोगों को बताया और उनसे भी ज्ञान दिया। और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही साथ पहले राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम एशिया द्वारा शांति के लिए राष्ट्रमंडल युवा राजदूत भी नामित किया जा चुका है। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में और साथ ही आने वाले समय में वो किन चीजों की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ नया वो अपने छात्रों को देने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी से। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आज हम जिनका स्वागत करने वाले हैं वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं और अगर मैं कहूँ कि पत्रकारिता जगत की जो नींव होती है उस धरातल से जुड़े हुए हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने पत्रकारिता की है, वहाँ के कुलगुरु रह चुके हैं और साथ ही साथ जो हमारा भारत सरकार का जनसंचार माध्यम रहा है उसके निदेशक रह चुके हैं और अभी ग्लोबल मीडिया जो एजुकेशन है उस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने मीडिया में देखे जी। और नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। एक ज़माना था जब चाय की चुस्कियों के साथ हम पेपर का आनंद लेते थे और सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता था। अब वो जो है, अगर मैं कहूँ कि समय के साथ जो है, आज ई पेपर आ गया है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज सोशल मीडिया है, तो बहुत सारी खबरें जो पेपर में छपनी रहती हैं उसके पहले ही हम जान जाते हैं। तो कैसा अनुभव होता है? देखिए, मैं तो आज भी उन्हीं लोगों में हूँ जो आज भी चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हैं जी। लेकिन आप सही बात कह रहे हैं, आज की जो पीढ़ी है वो आज अखबार की तरफ रुझान नहीं है उनका। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ बैलगाड़ी भी चलती है और उपग्रह भी जो है हम भेजते हैं। तो इसलिए भारत में अखबार भी अभी भी, पूरे विश्व में अखबार बंद हो रहे हैं लेकिन भारत में अखबार पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, धीमी गति से बढ़ रही है बनिस्बत डिजिटल मीडिया के। डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा व्यापक फैलाव हुआ है जो मैं समझता हूँ कि वाकई पूरे देश के ग्रामीण स्तर से लेकर पिछड़े जनजातीय क्षेत्र वहाँ भी ये पहुँच चुका है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज की पीढ़ी ही नहीं, इवन जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सब आज डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया के आने से मीडिया का लोकतांत्रिकरण हुआ है। पहले जो मात्र कुछ पढ़े लिखों तक सीमित था, आपके पास अखबार पढ़ने के लिए शिक्षा होना जरूरी है और आपके पास टीवी होने के लिए घर होना ज़रूरी है, आपके पास जो है कमरा होना ज़रूरी है, आपके पास टीवी रखने की जगह होना ज़रूरी है। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन के साथ ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी रिक्शे में बैठा हुआ भी जो है वो मोबाइल फ़ोन को देख सकता है। कोई भी कामकाजी व्यक्ति भी जो है वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, वो मोबाइल फ़ोन को देख सकता है। बस उसका डेटा का खर्चा उसको निकालना है। और आजकल कई जगह जो है स्मार्ट सिटी के चलते कई जगह फ्री वाईफाई भी जो है कई जगह मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बुनियादी ज़रूरतों में जहाँ हम रोटी, कपड़ा और मकान गिनते थे, आज रोटी, कपड़ा, मकान और डेटा ये बुनियादी ज़रूरतों में अब आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिकरण जो मीडिया का हुआ है, इससे जन जन तक एक सूचना क्रांति हो गई है। हाँ, कुछ ज़रूर इसमें कमियां भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, जब टीवी आया तब भी लोगों ने बताया कि भाई ये तो हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कारों को बिगाड़ देगी, है ना। तो डिजिटल मीडिया आया तो अब फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं लोग कि भाई छद्म आख्यान है, फेक करेंसी, मतलब स्टोरीज़ हैं, फेक नैरेटिव है, फेक न्यूज़ है, ये सब है। डीप फेक की बात किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का। तो मैं समझता हूँ कि हर टेक्नोलॉजी के साथ उसके अवसर भी आते हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं। मैं समझता हूँ कि वही आज पत्रकारिता के साथ भी है कि डिजिटल का बड़ा फैलाव है, बड़ा प्रभाव है, लेकिन साथ में चुनौतियाँ भी है और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी जो हैं वो बहुत सारे तमाम संस्थानों से जुड़े,
लेकिन कहते हैं कि जब एक गुरु और शिष्य का एक रिलेशनशिप बनता है पढ़ाई के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर संस्थानों से। क्या कहें? नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं मूलतः मीडिया कर्मी हूँ। मैंने एक उप संपादक प्रशिक्षु से अपनी यात्रा शुरू की थी और मैं बाद में जाके दूरदर्शन का संपादक बना। उसके बाद मैं भारतीय जनसंचार संस्था का महानिदेशक बना। उसके बाद जो है मैं कुलगुरु बना। तो एक पत्रकार से जो एक प्रशासक की जो यात्रा रही है, और उसमें मैंने सबसे ज़्यादा, मुझे जो अच्छा लगता था वो युवा पीढ़ी के साथ अपने जो अनुभव है उसको साझा करना। और पत्रकारिता एक ऐसा, मैं दूसरे विषयों के बारे में उतना नहीं कहूँगा, जो बिल्कुल प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है पत्रकारिता। यहाँ किताबी बातों का महत्व है ताकि हमारी आधार, हमारे जो बुनियाद है वो मजबूत रहे, लेकिन डे टू डे हमारे जो जीवन है उसमें प्रायोगिक शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आज भी चाहे आईआईएमसी हो, भारतीय जनसंचार संस्थान हो भारत सरकार की, या माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विभाग, या कोई भी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग हो, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्रकार हैं वो प्रशिक्षण वहाँ करते हैं। उसका कारण ये है कि इंडस्ट्री में जब जाना हो तो विद्यार्थियों को किताबी बातों से नहीं होता है, उनकी बुनियाद बहुत मजबूत होता है। ज़रूर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, भाषा मजबूत होती है, उनको संविधान की समझ आती है, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है किताबों के जरिए। लेकिन जो प्रायोगिक एस्पेक्ट है, कैसे एक खबर को लिखना है, आज हम स्टोरी टेलिंग के बारे में बताते हैं, एक खबर को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, रिपोर्टिंग क्या होता है, किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, और उसमें कहाँ आपके अधिकार हैं, कहाँ आपके दायित्व बनते हैं, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ ही आप समझ पाएंगे। क्या दिखाना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं दिखाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पेशा है जहाँ मीडिया शिक्षा, जहाँ मीडिया कर्मियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम कहते हैं उसका ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होता है। और विश्वसनीयता का है, अगर हमने नैतिकता के साथ अपना काम नहीं किया, विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। आप 2 दिन सनसनी खबर बगैर सर पैर के चला सकते हैं, तीसरे दिन से पब्लिक आपको देखना छोड़ देगी, क्योंकि अरे ये तो अफवाह फैलाते हैं। आपका अगर खबर में, खबर की एक साख होती है, आपकी अपनी एक साख होती है, वो विश्वसनीय है, लोग कहेंगे कि नहीं, इनकी खबर में दम है, मुझे इनको देखना। इसलिए आज बहुत सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो मुख्य धारा की अखबारों में या मीडिया से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अपने आप में कई बड़े अखबारों की उतनी सर्कुलेशन नहीं है जितना कई पत्रकार जो यूट्यूबर बन गए हैं उनके फॉलोअर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने ये देखा होगा, क्योंकि मैंने भी जब पत्रकारिता किया था बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता था, प्रेस लॉ हो गया, आपका पूरा जो बेसिक नॉलेज है। लेकिन अब जो है परिवर्तन काफ़ी हो गया है। अब जो है सोशल मीडिया क्योंकि आ गया, इंटरनेट की बात हम करते हैं, उस समय सिर्फ नॉर्मल हम पढ़ाई करते थे कि भैया मीडिया के कितने कितने आपके जो है डिफरेंट जो बाइट्स हैं, जो बीट्स हैं, उसके हिसाब से आप काम करते थे। आज जो है सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर जब काम करता है, कई बार क्या होता है उसको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जो पत्रकारिता किया हुआ है उसको नॉलेज रहता है, 5W1H जो हमारा बेसिक नॉलेज होता है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में मैंने देखा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और मैं ये सोचती थी कि काश मैं इस टाइम पे पत्रकारिता कर रही होती, क्योंकि सर ने शॉर्ट टर्म कोर्स भी लेके आए। क्योंकि हम लोग जब करते थे 2 साल का 1 साल का कोर्स होता था, लेकिन 6 मंथ का कोर्स लाना, 3 मंथ का कोर्स लाना, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो उस क्षेत्र में माहिर हैं, जो उस क्षेत्र में पारंगत है, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, देखिए उसका उद्देश्य ये था कि जो पत्रकार जिनका आपने बात किया कि देखिए आज सोशल मीडिया में जो लोग आज पत्रकारिता कर रहे हैं या संचारक बने हैं, मैं उनको पत्रकार नहीं कहूँगा, जो संचारक हैं उनमें कई लोगों के पास आपके जैसे प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण के अभाव में वो कई अनैतिक काम कर लेते हैं, कई गलतियां कर रहे हैं। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप अपना सारा काम बंद करिए फिर जाके यूनिवर्सिटी में जाके पढ़िए, ये नहीं हो सकता। तो सांध्यकालीन, अंशकालीन उनके लिए पाठ्यक्रम
जो कम समय में आके जो जिसको हम आजकल बच्चों के बीच में एक शब्द का प्रयोग होता है फंडे समझना, भाई पत्रकारिता के फंडे क्या है ये उनको समझाना। इसलिए हमने कई नए नवाचार करते हुए मोबाइल जर्नलिज्म, मोजो में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ग्रामीण पत्रकारिता, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कैसे सोशल मीडिया को मैनेज किया जाए, इस तरह के बहुत सारे, फिल्म पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, इस तरह के बहुत सारे नए पाठ्यक्रम हम लेकर आए, जिसका उद्देश्य था कि जो व्यक्ति आज मुख्य धारा में यानी कि मीडिया में, डिजिटल मीडिया में काम कर रहा है, वो शाम के समय 1-2 घंटे निकाल के पत्रकारिता के मूल मंत्र को समझ ले, उसके सिद्धांतों को समझ ले, उसके नियमों को समझ ले, ताकि वो कभी कानूनन कोई गलती नहीं कर बैठे और उसकी पत्रकारिता का जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज बहुत सारे डिजिटल मीडिया में जिस तरीके से कुछ नकारात्मकता आ गई है, या इस तरह के खबरें जो अफवाहों के आधार पर है, जो बगैर सर पैर के हैं, उसके वजह से पूरे मीडिया की छवि खराब हो रही है। अरे ये मीडिया वाले तो ऐसे ही है, जबकि ये गलती 2-4 लोग जिनका कोई प्रशिक्षण नहीं है उनके द्वारा हो रहा है। तो इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम ऐसे कोर्सेस को, ऐसे पाठ्यक्रम लेकर हम जिला स्तर पर भी जाके, हमने इसलिए प्रयास किया माखनलाल में रहते हुए कि हम जिला स्तर पर हमने प्रशिक्षण आयोजित किए। हमने पत्रकार संस्थाओं के साथ मिलके, यहाँ स्टेट प्रेस क्लब इंदौर के साथ मिलके हमने जो है 3 दिन का कार्यशाला रखा कि आइए हम आपको प्रशिक्षण करते हैं। कई जिला स्तर पर हमने कार्यक्रम कराए और जनसंपर्क के साथ मिलकर किया। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि उनके अंदर वो दक्षता मीडिया में जो जरूरी है, वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन कैसे चलाना है ये तो आजकल के मतलब 4-5 साल का बच्चा भी आजकल जानता है, लेकिन किन बातों को ध्यान में रखना है कि कोई गलती ना हो जिससे विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, और हम किस तरीके से एक सकारात्मकता, देखिए जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया के साथ एक शब्द जो जुड़ गया वो है नकारात्मकता। हर बात में जो है कमियां ही ढूंढते हैं। आपने कुछ देर पहले जो बात कही थी कि आज चाहे कोई भी सरकार हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इस तरह के लोगों से जो है, इंस्टाग्रामर्स है ना, ब्लॉगर्स, इन लोगों के साथ सम्मेलन करती है, इनके साथ बैठकें रखते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि इनके माध्यम से ज़्यादा सकारात्मक बातें हम जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। और आज की जनता अखबार पढ़ना या टीवी देखने से ज़्यादा इन चैनलों में जाते हैं और इन चैनलों को देखते हैं। ये सरकारें भी समझ गए हैं। इसलिए आज कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी विभाग हो, कोई भी सरकारी ही नहीं, निजी भी संस्थाएं, वो भी आज यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को, इंस्टाग्रामर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने बातों को रखना चाहते हैं, ताकि वो व्यापक जो है लोगों तक बड़े व्यापक पैमाने में पहुंच सके। इसलिए मैं समझता हूं कि ये महत्व बढ़ गया है, तो इसलिए उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है। और ये सिर्फ माखनलाल जैसे विश्वविद्यालय ही नहीं, मेरा ये मानना है कि प्रदेश के और देश के सभी विश्वविद्यालयों में जो मीडिया विभाग है उनको ये दायित्व लेना पड़ेगा, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े जो पत्रकार हैं, उनको वो प्रशिक्षित कर सके, ताकि वो और जिम्मेदारी के साथ और प्रभावी ढंग में और तकनीकी दक्षता के साथ नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाए। हाँ, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि चाहे वो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो फेसबुक पे कुछ कार्यक्रम बना रहा है या यूट्यूबर है, कई बार क्या होता है कि पुलिस के साथ उसकी नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि वो ये दावा करता है एक माइक आईडी लेकर कि भाई मैं तो न्याय दिलाने चला हूँ। लेकिन जहाँ न्याय दिलाने चला हूँ वाली बात जो होती है, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। बिल्कुल। जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमको बहुत सारी बातें, ये सीख हमको दी जाती है कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उसके बारे में पूरा पढ़ के जाइए। बिल्कुल। और जब पहला सवाल आप करते हैं तो वो ये समझ जाता है कि आगे इंटरव्यू कितना लंबा चलने वाला है। और दूसरी बात ये होती है कि किन धाराओं के तहत आपको बात करना है। बिल्कुल। अब जो भारतीय न्याय संहिता है जो नया आया है उसको समझने की जरूरत है। या पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था, अवमानना का मामला है, अदालत को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, वरना जज साहब पकड़ के बंद कर देंगे आपको अगर आपको नियम नहीं पता। और उसमें जो है नियम बहुत स्पष्ट है, आप न्यायिक आदेश को आलोचना कर सकते हैं लेकिन न्यायाधीश की आलोचना नहीं कर सकते।
तो ऐसे जो चीज़ें हैं, आप किस पर, जिसे कहते हैं डेफेमेशन, लाइबल, क्रिमिनल डेफेमेशन, सिविल डेफेमेशन, ये जो अवमानना के जितने भी मामले हैं, क्योंकि कल को आपको कोई भी लाखों रुपए आपके ऊपर दावा ठोक सकता है, क्योंकि आप किसी के जीवन भर के आप तपस्या के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी ने कोई भी आरोप लगा दिया, आपको किसी के हाथ में हथियार नहीं बनना है, मीडिया को किसी का औजार नहीं बनना है, किसी का उपकरण नहीं बनना है कि कोई अपना एजेंडा के लिए आपका उपयोग करे, क्योंकि आप व्यक्तियों के, खासकर जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके रेपुटेशन, उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों पक्षों को, ये हमें पत्रकारिता सिखाती है, बैलेंस करना, संतुलन बनाए रखना, वो बहुत ज़रूरी है। दोनों पक्षों को, या दोनों ही नहीं, जितने पक्ष हैं एक कहानी के, उसके सभी पक्षों को जनता के सामने लेना और जनता निर्णय करें। और खासकर अदालत के मामलों में बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ हमको जो है मतलब कवरेज करना होता है न्यायिक मामलों में। कर सकते कि कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारी मनस्थिति को नहीं हमको उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व करना। बिल्कुल, और हम किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकते जब तक अदालत नहीं सुनिश्चित करेगा कि कोई दोषी है। हम किसी को दोषी, जो है जिसको ट्रायल बाय मीडिया कहते हैं, ये ट्रायल बाय मीडिया हम नहीं कर सकते हैं, वो अनैतिक है। हम किसी को दोषी नहीं, दोषी ठहराने का काम न्यायपालिका का है, हमारा काम नहीं है। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अक्सर उन मुद्दों को लेकर आती है जो न्यायालय में जो विचाराधीन है, जिस पर कार्य चल रहा है, उस पर आप लाइव टॉक करते हैं। तो कई बार जो मैंने ये भी देखा है, कानून से जुड़े हुए लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये विचाराधीन है, इस पर सवाल करने का हक आपको नहीं। बिल्कुल, और वही नहीं, अब जैसे हम पूछते अरे उसको बेल कैसे मिल गया? अरे बेल अधिकार है आम नागरिक का, उसको मिल सकता है। आप न्यायालय को उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपने बेल कैसे दे दिया, क्योंकि आपको लगता है उसके अंदर अगर नॉन बेलेबल वारंट है तभी उसको बेल नहीं मिलेगा। अगर नॉन बेलेबल नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए हमको समझने की ज़रूरत है कि कौन से धाराओं के अंदर किसी को गिरफ्तार किया गया है। अगर वो बेलेबल है तब जो है जमानत आपको मिल सकता है, वो उसका अधिकार है नागरिक का। तो कई लोग मैंने देखता है टीवी में, मैं देखता हूं कि वो पूछते हैं कि उसको कैसे जमानत मिल गया। तो ये नासमझी है, इसलिए इन चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यक है। आप ये देख रहे होंगे कि क्योंकि अभी आप ग्लोबल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन में भी अब चेंजेस आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे परिवर्तन करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उनका ये कहना है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी है तो उसको रोजगारोन्मुखी शिक्षा दीजिए, ताकि वो कुछ आगे 12th के बाद निकले तो उसका एक जो कहते हैं ना कि माइंड सेटअप रहे कि मुझे इस सेक्टर में जाना है। कई बच्चे ऐसा होते हैं कि कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि आगे हमें करना क्या। मम्मी ने कहा है तो मैथ्स ले लो, पापा ने कहा है तो बायो ले लो, पापा चाहते हैं डॉक्टर बन जाऊं, वो चाहते हैं वकील बन जाऊं, वो चाहते हैं मैं IAS की तैयारी करूं, मगर मोटो उस बच्चे का नहीं क्लियर है। अब आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कम्युनिकेशन को ऐड ऑन कर दिया गया है, लेकिन आज तक अगर मैं बात करूं, जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड स्कूल चल रहे हैं, स्मार्ट स्कूल, अभी कुछ PM से रिलेटेड भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही हैं, इनमें कम्युनिकेशन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ये जो फील्ड है हमारा कम्युनिकेशन का, इसमें PhD होल्डर बहुत कम मिलते हैं, टेक्निकल साइड से बहुत सारे लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पर अब सीरियस लेना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि अब स्कूल कॉलेजेस को इन सारे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट आया है उसको सीरियस लेना चाहिए? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। आज IAS यानी सिविल सर्विस, IAS IPS IFS जो भी है, उसमें मास कम्युनिकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो व्यक्ति को पॉलिटिकल साइंस करना पड़ेगा अगर उसने मास कॉम किया, लेकिन अगर उसको सिविल में अगर करना है तो उसको पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑप्शनल ले सकता है, या फिर उसको तैयारी करनी पड़ेगी। इस वजह से मास कम्युनिकेशन के पृष्ठभूमि वाले कम ही लोग आज सिविल सर्विस में जा पा रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूँ कि जो मास कम्युनिकेशन, जो सिविल सर्विस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उसमें मास कम्युनिकेशन को जुड़ना चाहिए, ताकि मास कॉम के जो विद्यार्थी हैं वो IAS बने, IPS बने, IFS बने, ये भी जुड़ना चाहिए। बिल्कुल,
क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को बेहतर समझ सकते हैं, ज़्यादा संवेदनशील है, उनकी प्रशिक्षण जनता को समझने के दिशा में ज़्यादा मजबूत है, तो उन ऐसे लोगों को प्रशासन में जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं एक कदम बढ़ के जो है ये मांग रहा हूँ। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बहुविषयी और अंतर विषयी पर जोर दिया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग की बात कही है। क्रिटिकल थिंकिंग मास कॉम से ज़्यादा कौन बात कर सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम समाधान परक पत्रकारिता करते हैं। तो मैं समझता हूं कि 12वीं में 11वीं में 12वीं में मास कॉम एक ऑप्शनल के रूप में बहुत कम जगह आज के तारीख में है, और ये बहाना दिया जाता है कि भाई टीचर्स नहीं मिलते। भाई टीचर्स बोल के आपको बीएड एमएड को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको पीएचडी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मास कॉम के मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो आपको पत्रकारों में ही मिलेंगे, और पत्रकार आज समय देने के लिए तैयार है। समाज में ऐसे बहुत पत्रकार है जो आंचलिक पत्रकार है, जो जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, हाँ, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो आज समय देने के लिए तैयार है। आप बुलाइए तो सही। तो मैं समझता हूँ कि और कम्युनिकेशन आज गवर्नेंस का हिस्सा है। जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जहाँ जनसंचार जो है नहीं उपयोग होता है। अगर समझ लीजिए कोई तूफान आ गया, सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया, आग लग गई, कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है, भूकंप आ गया, आप डिजास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक, अभी जो सैलाब आया उड़ीसा में, बंगाल में, आपने लाखों लोगों को रातों रात आपने जो है सुरक्षित जगह में आप ले गए। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। लोगों तक आपने पहले ही सूचना दी। इसलिए पहले आप याद रखते होंगे, जब भी कोई बाढ़ की स्थिति होती थी, साइक्लोन आता था, तो कई 100 लोग मर जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज इस बार उड़ीसा में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, बंगाल में मुश्किल से 2-4 लोगों की हुई। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि उन्होंने अब संचार को अपना पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है। किसी भी रणनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, युद्ध भूमि का देख लीजिए, आज साइकोलॉजिकल वारफेयर की बात होती है, साई वार, यानी कि इंफॉर्मेशन वॉर की बात हो रही है। क्या है वो? तो मैं समझता हूँ कि संचार के बगैर कोई भी क्षेत्र, सरकार क्या अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकती है क्या? अपना कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमारा इंदौर जो है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है। हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारी राजधानी जो है भोपाल, वो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी है। वो किस लिए? क्योंकि जनता की भागीदारी हमने सुनिश्चित किया जनसंचार के माध्यम से। जनता में वो जागरूकता किसने पैदा की? हमने। मानसिकता परिवर्तन किसने किया? हमने। बिहेवियरल चेंज जिसको कहते हैं, एटीट्यूडिनल चेंज जिसको कहते हैं, ये सब हमने किया। तो ये जनसंचार, ऐसा कोई शासन का कोई भी आयाम नहीं है जहां जनसंचार की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जनसंचार को हर स्कूल में सरकार को जो है शामिल करना चाहिए, और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको ये अवसर देना चाहिए कि वो नए बच्चों को जो है सकारात्मक दृष्टि से उनको शिक्षित करें। आपने ये देखा होगा कि सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना है तो सरकार और जनता के बीच में पत्रकार जो है वो एक सेतु का काम करता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से मच बेटर जो है वो सोशल मीडिया काम कर रहा है, क्योंकि उसके जो इन्फ्लुएंसर हैं वो धरातल पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और वो चीज़, वो दर्द बताते हैं, और साथ में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसके बारे में बताते हैं। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है अग्निवीर योजना को लेकर। अग्निवीर योजना जब आई तो लोगों ने कहा कि भैया 4 साल के बाद तो इनको हकाड़ देंगे, बस ये है कि भविष्य खराब कर रहे हैं, कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि एक 20 साल का बच्चा है, कॉलेज से जस्ट निकलता है ग्रेजुएशन करके, उसके बाद भी मैंने आपको पहले कहा कि मोटो क्लियर नहीं रहता है, लेकिन अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसमें मैंने खुद जाकर जब वहाँ पर रिपोर्टिंग की, उन लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा कि गांव का एक लड़का भी पढ़ के आया है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, गांव के किसान का बेटा। तो मुझे उससे बात करने में वो फोकस्ड हो गया, उसके जीवन में अनुशासन आ गया, और फिर उसको ये पता है कि 4 साल के बाद मैं बेटर करूंगा, और उसको दूसरे कोर्सेज भी साथ में सिखाया जाता है, आर्मी में चला जाऊंगा। हाँ, अदरवाइज मेरे लिए राज्य शासन की इतने सारे सेक्टर है, मैं वहाँ पर सर्विस कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, स्टार्टअप इंडिया के तहत मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लाखों रुपए मिले। बिल्कुल। और वही नहीं, देश के पास एक इतने सारे नौजवान तैयार है जो कल को ईश्वर ना करे कोई आवश्यकता, आपातकाल की स्थिति आ जाती है विदेशी जो शत्रुओं के चलते, तो ये लोग
पूरी तरह प्रशिक्षित एक युवा सेना हमारे पास तैयार है, जो कभी भी हथियार उठा के सरहदों पर जा सकती है। बिल्कुल। हमारे लोगों को तैयार, हम लोग कहते हैं कि भाई इजराइल में जो है कंस्क्रिप्शन होता है, रूस में जो है आपको बाध्यता है हर युवक को जो है, हम लोकतांत्रिक मुल्क हैं, हम जबरदस्ती तो ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े संख्या में जब युवक तैयार हो जाते हैं तो कल को अगर भारत माँ को किसी की आवश्यकता पड़े तो ये तुरंत जो है सरहदों पर पहुंच सकते हैं हथियार लेकर, और देश के लिए जो है वो लड़ सकते हैं। चलते चलते, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दूरदर्शन में भी आपने वर्क किया जी और माखनलाल चतुर्वेदी में भी रहा, जनसंचार माध्यम में भी रहा। जी जी। कहाँ सबसे कंफर्टेबल लगा, कहाँ ऐसा लगा कि एक यादगार जो है पल है जिसको मैं भुलाए नहीं भूल सकता? देखिए, वैसे तो मैंने जहाँ भी काम किया हम्म, मैंने पूर्ण समर्पण भाव से किया और उस संस्था को अगले स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। जी। हाँ, माखनलाल के साथ इसलिए यादें जुड़ी हुई है ज़्यादा, क्योंकि माखनलाल का मैं पहला एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ उस विश्वविद्यालय का, और मैं नोएडा में जब परिसर था मैं वहाँ पढ़ाता था 1998 से लेकर, और उसके बाद इस विश्वविद्यालय में आया तो मैं कोरोना के बीच में आया, जब पूरी तरह एक सदमा था, कई प्रोफेसरों की मौत हो चुकी थी, कर्मचारियों की मौत हुई, उस बीच में मैंने जो है बागडोर संभाला, और उस कठिन परिस्थितियों में एक विश्वविद्यालय परिवार को साथ में जोड़े रखा, और विश्वविद्यालय के इतिहास में 3 नए परिसरों में हम नहीं गए। हमने भोपाल में बिशनखेड़ी में परिसर का स्थापना की, हमने जो है रीवा में नए परिसर की स्थापना की, हमने दतिया में परिसर खड़ा किया, हमने जो है बच्चों की संख्या जो औसतन 60 से 70 हज़ार होती थी, 1.5 लाख से ऊपर विद्यार्थी जो है वो हमने संख्या बढ़ा दी। उसकी रेवेन्यू जो आय विश्वविद्यालय की होती थी उसमें बहुत बड़ा, ये नए परिसर बनने की वजह से इसमें जो है बहुत हमारा खर्चा हो गया था, क्योंकि स्वायत्त विश्वविद्यालय है, सरकार से अनुदान नहीं मिलती है। हमने वो सारा जो निवेश किया था उतने पैसे पुनः हमने जो है एकत्रित कर लिया है, नए नए विभाग खोले, बड़े बड़े चित्र भारती जैसे हमने आयोजन किया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला इस प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय। इस वक्त हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 4थे वर्ष में हैं। तो इतने सारे उपलब्धियां, विश्वविद्यालय को कई पुरस्कार मिले, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, आउटलुक, दी वीक जैसे जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उनके टॉप 10 की सूची में पहली बार विश्वविद्यालय शामिल हुआ। तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा हमने कामयाबी हासिल की, और मुझे भरोसा है कि जो भी अब नए कुलपति नियुक्त होंगे वो इसको अगले स्तर पर, मैंने नैक की भी तैयारी करवा दी थी, बस यही इंस्पेक्शन बाकी था। मुझे विश्वास है कि इंस्पेक्शन होगा तो नैक भी हमको मिल जाएगा, और विश्वविद्यालय जो है एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, ये सचमुच अपना स्थान राष्ट्रीय स्तर पर जो है, अपना पहचान जो है पुनः स्थापित कर पाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और हम चाहेंगे कि आप मध्य प्रदेश में लौट कर आए। जी, और मध्य प्रदेश तो मेरा घर है, तो यहाँ से जो मेरा स्नेह, जो मुझे अपार स्नेह मिला, मेरे भाषा में परिवर्तन आ गया। दिल्ली वाले कहते हैं कि आपके भाषा में इतना परिवर्तन आ गया है, आप तो बिल्कुल एमपी वाले की तरह ही बात करते हो हैं। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश इतना खूबसूरत प्रदेश है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इनके अंदर जो अपनापन है, और मैं समझता हूँ कि सहज, सरल और बहुत ही कर्मठ, मैं और अपने जीवन से बहुत संतुष्ट लोग हैं, और ऐसे एक, और इतना खूबसूरत प्रदेश है, इतना हर तरह की खूबसूरती है, हर तरह की प्राकृतिक संपदा है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश, हमारा प्रदेश देश के सर्वोत्तम प्रदेशों में जो है, आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक तो हम कहाँ बीमारू स्टेट थे, वहाँ से निकलकर आज हम जो है अग्रिम प्रदेशों में हैं, और आने वाले दिनों में नंबर 1 पर हम जाएंगे, न सिर्फ स्वच्छता में बल्कि जीवन के हर आयाम में, ये मुझे पूरा भरोसा है। और जो पत्रकारिता से जुड़े हुए ये बच्चे हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि पत्रकारिता में ज्वाइन करूं, आगे स्कोप क्या होगा, उनको किस प्रकार की तैयारी करके अब इस क्षेत्र में आना? मैं 2-3 टिप्स दूंगा जी। एक, भाषा को मजबूत करिए। भाषा पर लोग जोर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे रील देखने से नहीं होगा। भाषा पढ़ना होगा, वो भी साहित्य का अवलोकन करना होगा, अपने भाषा को समृद्ध करना होगा, सुदृढ़ करना होगा। साहित्य का अवलोकन, कविताएं, उपन्यास, ये सब पढ़िए, भाषा को जो है समृद्ध कीजिए, चाहे वो आपकी कोई भी मातृभाषा हो, बोली हो, जो भी हो। दूसरी,
आप बहुआयामी बनिए। आप ये नहीं कि मैं सिर्फ लिखूंगा या लिखूंगी, मैं लिखूंगी भी, मैं बोलूंगी भी, मैं सोशल मीडिया भी करूंगी, मल्टीटास्कर, ये मुझे बनना होगा। आज का मीडिया में आप अगर सिर्फ लिखने वाले हैं तो आपकी डिमांड नहीं है, आपको लिखना भी है, बोलना भी है, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करना है, रिपोर्टिंग भी करनी है, एंकरिंग भी करनी है, सब करने का, एक्टिंग, तो सारा आपको जो है वो क्षमता आपके अंदर होना ज़रूरी है। और तीसरा मैं समझता हूं कि शोध करने की एक प्रवृत्ति अपने अंदर जगाना है कि किसी भी विषय को, इसलिए फेक न्यूज़ फैल रहा है क्योंकि हम बहुत सतही समझ रखते हैं चीज़ों का। हमें विषयों को गहन अध्ययन करना पड़ेगा, हमें जो है उसके तह तक जाना पड़ेगा, वो सब्र हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने गूगल में एक बार टाइप करके देख लिया, उसके आधार पर हमने पत्रकारिता कर दी, नहीं, हमको विषय के गहन अध्ययन करना पड़ेगा और हमें समाज के प्रति संवेदन होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर ये गुण अगर हमने अपने अंदर तैयार कर लिए तो मैं समझता हूँ फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। सिर्फ डिग्री डिप्लोमा से नहीं होगा, आपको जो है पूरे समर्पण भाव से अगर आप काम करेंगे तभी आप सफल होंगे इस क्षेत्र में। बहुत सारी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छे टिप्स दिए। और आज के समय में जो लोग, खासकर अगर मैं बोलूँगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हों या प्रिंट मीडिया से जुड़े हों, जैसे सर ने कहा कि सिर्फ लिखने वाला नहीं, बोलने वाला भी होना चाहिए, प्रेजेंटर भी होना चाहिए, रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए और डेस्क पर बैठकर एडिटिंग भी आनी चाहिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि जो स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, एंकर जिस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं, उसकी बहुत उनको तैयारी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो दिखा रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए। चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो एक कोई स्टोरी हो, उसके पीछे जितने लोग हैं वो नहीं सही तो कम से कम आपका डाटा जो है परफेक्ट होना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया, थोड़ा सा ज्ञान आज मुझे भी मिला और मैं चाहती हूँ कि ऐसी टॉक आपके साथ कंटिन्यू रखूँ, ताकि पत्रकारिता से ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं या कर भी सकते हैं, किस प्रकार से शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको आने वाले समय में देंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है, क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ तो सिर्फ मैं ही उसके बारे में कह रही हूँ, नहीं। आज भी सर ने कहा ना कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में हमारा नाम है। और वाकई में आप जब हम बाहर निकलते हैं मध्य प्रदेश से, तो हमारी लैंग्वेज को लेकर लोग कहते हैं कि भाई भाषा पे कितनी पकड़ है, इनकी हिंदी कितनी अच्छी है, इंग्लिश भी बोलते हैं तो कितने अच्छे से, संस्कृत का उच्चारण भी करते हैं तो कितने अच्छे से। तो ये एक्चुअल में क्या है, गुरुओं का आशीर्वाद रहता है। और अब आपका प्रयास भी, अपना प्रयास पीछे नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चाहते हैं कि हम आपका समय ऐसे ही ले, भले जब भी जबलपुर आऊँगा तो मैं अवश्य और जूम में हमेशा उपलब्ध हूँ आपके लिए।